नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से 11th की बैच को कंटिन्यू करते हैं और हम अपना देखेंगे लेक्चर 2। किस चैप्टर का भाई साहब? लेक्चर 2 हम कंटिन्यू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। और मैं आपको बता दूं कि ये बैच सुबह को 8 से 10 चल रही है प्रेजेंटली, और आप लोग ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छे से मज़े से हम लोग अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, विथ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर आएँ और इस बैच का मज़ा लें। हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं। क्लास 11th को हम 3 दिन पढ़ा रहे हैं और 3 दिन क्लास 12th को। क्लास 12th में इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिक्विड सोल्यूशन चल रहा है। क्लास 11th पे हम पहले ही चैप्टर पे हैं, तो आप ज़रूर आएँ। अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे केमिस्ट्री की बैचेस चल रही हैं, और उम्मीद है कि आप मज़ा उठाएंगे इस बैच का। चलिए तो भाई साहब हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 के साथ। लेक्चर 1 में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर की हैं। तो बेसिक चीज़ों में क्या कवर किया भाई साहब कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या होता है ना, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मान लीजिए चीज़ को जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताना हो, मान लीजिए कि जैसे ये बॉटल है, ठीक है, आपको अपने किसी दोस्त को इस बॉटल के बारे में बताना है, इस बॉटल को बेचना है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इस बॉटल को बेचना है। क्या करेंगे आप? इस बॉटल के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? यतीन क्या बता सकते हैं? ठीक है, वो तो चलिए ये एक बात है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी चीज़ों से। छोटी चीज़ मतलब ये बॉटल दिख कैसी रही है, किस चीज़ से बनी है। मान लीजिए ये बनी है स्टील से, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। फिर और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इसमें कितना पानी भर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम। गुड। और बताइए, क्या हम इस बॉटल का वेट नहीं बता सकते? मेजर करके हम इसका वेट भी बता सकते हैं। अच्छा, और कलर नहीं बता सकते? कलर बता सकते हैं। अच्छा, और बताइए, शेप बता सकते हैं। गुड। और साइज, ठीक है, चलिए शेप, साइज। प्राइस नहीं बता सकते। ये जो सब आप इस बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये क्या है? क्या है? क्या है? क्वालिटी। बढ़िया, एक आपने अच्छा शब्द बोला है। ये सब क्वालिटीज है। या फिर मैं और इसको प्यूरिफाई करके बोलूं तो ये सब इस बॉटल की प्रॉपर्टीज है। ये सब क्या है? इस बॉटल की प्रॉपर्टीज है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है? इस बोतल की खास बातें हैं। खास बातें, वो खास बातें जो इस बोतल को बाकी बोतल से अलग बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई हमने प्लास्टिक की बोतल ले ली, तो वो उस बोतल का मटेरियल प्लास्टिक का होगा। उस बोतल का हो सकता है वॉल्यूम अलग हो, उस बोतल का मास अलग हो सकता है, उस बोतल का रंग अलग हो सकता है, उस बोतल का शेप साइज अलग हो सकता है। यानी कि हमारी जो ये बोतल है वो किसी प्लास्टिक की बोतल से अलग है, किसी और बोतल से अलग हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एक चीज की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफाइन करती हैं। प्रॉपर्टीज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। वो चीजें जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिक बनाए। क्या बनाए? यूनिक बनाए। अच्छा, अब इन यूनिक बनाने वाली प्रॉपर्टीज को हम कैसे पहचानें?
भाई ये प्रॉपर्टीज है, ये इस बॉटल को यूनिक बना रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिक बना रही है। तो हमने पाया कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरह की होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत शानदार, गुड रेचल, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? अब सवाल ये उठता है, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? बताइए, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? वेरी गुड। वो प्रॉपर्टीज जो हमें पता चल सके, जिनके बारे में हम ऑब्जर्वेशन निकाल सके विदाउट एनी केमिकल चेंज इन्वॉल्व, बिना उस ऑब्जेक्ट पे कोई केमिकल रिएक्शन किए, बिना उसके साथ कोई केमिकल चेंज किए, जब हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर सके तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल चेंज करना पड़े ऑब्जेक्ट में, वो प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल चेंज करना पड़े ऑब्जेक्ट में, उन्हें हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोल देंगे? ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल? डेफिनेशन में जाइए। डेफिनेशन क्या बोलती है? वो प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे कोई केमिकल चेंज ना करना पड़े, कोई केमिकल रिएक्शन ना करनी पड़े। वॉल्यूम। वॉल्यूम हम ऐसे ही बता सकते हैं, गुड, वॉल्यूम। और वेट भी तो ऐसे ही बता सकते हैं, कलर भी तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं, कलर, साइज। बताइए, और फिर से बोलिए। रिजिडिटी, गुड, रिजिडिटी। और यतीन, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? प्राइस, ठीक है, प्राइस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हम बिना किसी केमिकल रिएक्शन के उस ऑब्जेक्ट पे बिना कोई केमिकल चेंज किए हम बता सकते हैं, उसके बारे में हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या डेफिनेशन है? वो प्रॉपर्टीज जिनको बताने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे कोई केमिकल चेंज करना पड़े, कोई केमिकल चेंज करना पड़े। जैसे जैसे अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो, कोई एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल बताइए। अच्छा, मान लीजिए मैं किसी सब्सटेंस को जला रहा हूं, किसी भी चीज को जला रहा हूं, प्रोसेस का नाम क्या होता है? कंबशन। शानदार, गुड। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को जला रहा हूं, प्रोसेस का नाम होगा कंबशन। और किसी भी सब्सटेंस के जलने की क्षमता को क्या बोलेंगे? कंबस्टिबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस के जलने की क्षमता को क्या बोलेंगे? कंबस्टिबिलिटी। अब कंबशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। कंबशन जो है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस या विच आर परमानेंट इन नेचर। मान लीजिए हमने किसी चीज को जला दिया, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं चेंज को? हमने पेपर को जला दिया, क्या हम उस जले हुए पेपर से वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं। तो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर, दे आर नॉट रिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब वो पूरा केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का बदल देते हैं, पूरा केमिकल कंपोजिशन। तो कंबस्टिबिलिटी एक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबशन एक केमिकल चेंज है। कंबशन केमिकल चेंज है, कंबस्टिबिलिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी। और कंबस्टिबिलिटी है क्या?
जलाने की क्षमता या जलाने की एबिलिटी, जलाने की एबिलिटी, कंबस्ट करने की एबिलिटी। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है ना, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, अच्छा और कोई एग्जांपल? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इन जनरल विथ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, अब ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बताइए हम इन प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करें? मान लीजिए हमें किसी और को कोई प्रॉपर्टी समझानी हो, ठीक है, कि एक मेरी बोतल है, एक मान लीजिए यतेंद्र की बोतल है, ठीक है, हमें कंपेयर करना हो किसका वेट ज्यादा है, हमें कंपेयर करना हो किसका वेट ज्यादा है, ठीक है, कैसे करेंगे? मेजर करके, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं, ठीक है। पहले केस में मुझे बस कंपेयर करना है, कंपेयर करना है कि मेरी बोतल का वेट ज्यादा है या यतेंद्र की बोतल का वेट ज्यादा है। मुझे बस ये चीज कंपेयर करना है, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि मेरी बोतल का वेट कितना है और यतेंद्र की बोतल का वेट कितना है। तो हम दोनों सिनेरियो में क्या क्या कर सकते हैं बताइए, सोचिए। वेट, मैं वेट की बात कर रहा हूं, मैं वेट की बात कर रहा हूं, मास, भार। इसमें कलर साइज कैसे क्या करेंगे? वेट मेजर कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। सुनिए, पहले अगर आपको पता हो, पहले वेइंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी, जैसे आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स है, वैसी पहले नहीं हुआ करती थी। तो मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है कि मेरी बोतल का वेट ज़्यादा है कि यतेंद्र की बोतल का वेट ज़्यादा है। तो पहले के ज़माने में होते थे तराजू, तराजू देखा है ना, तराजू, मास बैलेंस देखा है ना। तराजू में क्या करते हैं, मतलब अगर आपको प्रोसेस पता हो तो, कभी अगर सब्जी वगैरह लेते हुए देखा हो तो क्या करते हैं वो, एक वहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट का मास रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बट्टा, बट्टा बोलते हैं उसको। वो 1 किलो का होता है, आधा किलो का होता है, 250 ग्राम का होता है, ठीक है, 2 किलो का, 5 किलो का, ऐसे वो बट्टा होता है। बट्टे को एक साइड रखा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ उसका वो बना रहता है, कांटा, ठीक है। और आपका, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, बहुत ज़्यादा, भाई साहब इतनी गंदी ड्राइंग, कुछ ऐसा होता है तराजू, कुछ ऐसा। तो एक साइड रखा जाता है एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। मान लीजिए मैंने जाके बोला भैया से कि भैया मेरे को 1 किलो आलू दे दो, तो भैया क्या करेंगे, पहले 1 किलो इस साइड रख देंगे, ठीक है, और फिर वो एक टोकरी में अपने हिसाब से एस्टिमेट करेंगे कि हाँ इतना 1 किलो आलू उन्होंने रख दिया, अपने हिसाब से एस्टिमेट करके कि इतने आलू आ गए 1 किलो में। अब फिर वो टोकरी उठा के इस पर रखेंगे, अब वो फिर टोकरी उठा के इस पर रखेंगे और फिर देखेंगे कांटा किस साइड झुक रहा है। अगर कांटा इस साइड झुक रहा है यानी कि ये वाला वेट ज्यादा है, तो भैया 1-2 आलू निकाल देंगे जब तक कांटा बराबर ना हो जाए। ऐसे तो वेट मेजर करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या हम इससे एग्जैक्ट वेट बता पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए
कि ये जो भैया ने हमें बोला कि 1 किलो का बट्टा है, ये जो 1 किलो का वेट हम रख रहे हैं इस साइड, मान लीजिए वो असल में 900 ग्राम का ही हुआ, हमें क्या पता, हम कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए वो 900 ग्राम का ही हुआ, तो इस हिसाब से भैया धांधली कर रहे हैं हमारे साथ। हमसे 1 किलो के पैसे ले रहे हैं और हमें आलू कितने दे रहे हैं? 900 ग्राम दे रहे हैं। तो यहां पे जो वेट मेजर हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिलेटिव। यहां पे जो वेट मेजर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? रिलेटिव वेट मेजर हो रहा है। तो जब ऐसी धांधली शुरू हुई तो हमें जरूरत समझ में आई कि यार वेट को एग्जैक्ट हमें मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? एग्जैक्ट। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेट्स आए। अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेट्स ज़्यादातर जगहों पे, दुकानों में वगैरह वगैरह, अभी भी सब्जी वगैरह जो है वो तराजू से मिलती है इन जनरल, पर अब दुकानों में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉनिक वेट्स। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वेट्स। इलेक्ट्रॉनिक वेट्स क्या करेंगे? वो उन पे हम कोई चीज़ रखेंगे तो वो एग्जैक्ट वेट बता देंगे। वो क्या करेंगे? एग्जैक्ट वेट बता देंगे। तो ये बताइए, हम अपने केस पे वापस चलते हैं। हमारा जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी हमारी, हमें कंपेयर करना है कि मेरी बोतल का मास ज़्यादा है या जितेंद्र की बोतल का मास ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? अगर केवल मुझे इतना ही जानना है तो मैं तराजू लूँगा, एक साइड अपनी बोतल रखूँगा, एक साइड जितेंद्र की बोतल रखूँगा। क्या जिस साइड तराजू झुक जाएगी, जिस साइड कांटा झुक जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि यार यही वाली बोतल ज़्यादा भारी है? कंपेयर हो गया। कंपेयर करने में हमें इतना ही तो बताना है ना कि कौन सी बोतल ज़्यादा भारी है, तो हम ऐसे कंपेयर कर लेंगे तराजू पे रख के। पर जब हमें बताना हो कि एग्जैक्ट वेट क्या है मेरी बोतल का, एग्जैक्ट वेट क्या है यतेंद्र की बोतल का, तो क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे रख के मेजर करना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा ठीक है। यानी कि जब हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी हो, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन किस चीज से मिल रही है? कंपेयर करने से या एग्जैक्ट मेजरमेंट से? एग्जैक्ट मेजरमेंट से। यानी कि जब हमें किसी भी क्वांटिटी के बारे में, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी हो, तो हमें क्या चाहिए कि हम उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट मेजरमेंट करें। एग्जैक्ट मेजरमेंट। और एग्जैक्ट मेजरमेंट किस टर्म में? क्वांटिटेटिव टर्म में। किस टर्म में भाई साहब? स्टाइलस कहां पे रख दिया? अच्छा हाँ, मैं बोल रहा हूं कि जब हमें किसी भी प्रॉपर्टी की इन डेप्थ स्टडी करनी हो, इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हमें किसी भी प्रॉपर्टी की इन डेप्थ स्टडी करनी हो, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा कैसे? किसी भी प्रॉपर्टी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद हम लिखते हैं यूनिट। क्या लिखते हैं? यूनिट। वो यूनिट जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट जिसमें भी हम उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। देखिए भाई, दो टाइप की मेजरमेंट होती है। एक होती है क्वालिटेटिव मेजरमेंट, एक होती है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि हमने बता दिया कि यार ये ज़्यादा भारी है, ये हल्का है, ये आदमी बहुत पतला है, ये आदमी बहुत मोटा है। ये सब क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। इससे हमें कुछ क्लियर नहीं होता है भाई पतला है तो कितना पतला है, वो चीज़ ज़्यादा भारी है तो कितनी भारी है।
उस चीज का रंग ऐसा है तो कैसा है, कोई फिक्स्ड बात हमें पता नहीं चल रही है, एक कंपैरिजन बस हो रहा है। मान लीजिए मैं किसी के लिए बहुत पतला हूं, मैं किसी के लिए मोटा भी हो सकता हूं, वो तो आदमी के नजरिए पे डिपेंड करता है। पर साइंस में हमें ये चीज तो नहीं चाहिए, साइंस में हमें एकदम डेफिनेट फिक्स्ड चीज चाहिए। तो उस फिक्स्ड चीज को रखने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। कि हमें बताओ कि वो आदमी पतला है मोटा है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बताओ कि उसका वेट कितना है, हमें उसके वेट से मतलब। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया क्या, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और फॉलोड बाय इट्स यूनिट। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, हम उनका मेजरमेंट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट। जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है ये है फिजिकल क्वांटिटीज, और इनका हमें करना है मेजरमेंट। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले कुछ साल पहले तक होता क्या था कि दो सिस्टम्स थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। क्या थे, दो सिस्टम्स थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। एक था हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक था हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम और एक था हमारे पास मेट्रिक सिस्टम। एक था हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम, एक था हमारे पास मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच पीपल। ये फ्रेंच इन ओरिजिन था, और ये तो आपको समझ में आ रहा है ब्रिटेन से। दो तरह के सिस्टम थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो पूरी दुनिया बटी हुई थी कि यार कोई ब्रिटिश सिस्टम में कर रहा है, कोई मेट्रिक सिस्टम में कर रहा है। हमारे लिए आसान क्या पड़ता था, मेट्रिक सिस्टम, फ्रेंच वाला। क्यों आसान पड़ता था, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। इट वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है पता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है बताइए, आइए हितेश आइए। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, अरे 0 to 9 डिजिट्स पे बेस्ड सिस्टम। जीरो टू 9 डिजिट्स पे बेस्ड सिस्टम, जिसमें टोटल कितने 0 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं वो टोटल मिला के कितने डिजिट्स हुए, 10 हुए ना। तभी तो बोला जाता है डेसिमल। डेसी स्टैंड्स फॉर 10, डेसी स्टैंड्स फॉर 10। ठीक है, अच्छा तो हमारे लिए कौन सा सिस्टम आसान पड़ता था, मेट्रिक सिस्टम। हमारे लिए दो सिस्टम होते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, हमारे लिए कौन सा आसान पड़ेगा, मेट्रिक सिस्टम। अच्छा, पर फिर बाद में जब वर्ल्ड वॉर वगैरह छिड़ी, दोनों ताकतें आपस में एकदम दुश्मन, ब्रिटेन फ्रांस है कट्टर, तो हुआ क्या कि हम तुम्हारा सिस्टम यूज नहीं करेंगे, और मतलब वाइस वर्सा कि भाई तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट क्यों करें, है ना। तो दुनिया को ये समझ में आया कि अगर यार ऐसे चलने लगा तब तो साइंस में कोई तरक्की हो ही नहीं पाएगी। क्यों, तब तो साइंस में कोई तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार वो अपना मेजरमेंट कर रहे हैं, हम अपना मेजरमेंट कर रहे हैं। पर होना क्या चाहिए, हमारे में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि यार कुछ चीजें तुम मेजर कर लो, कुछ चीजें हम मेजर कर लें। पर पता चला कुछ चीजें वो मेजर कर रहे हैं, कुछ हम मेजर कर रहे हैं, ये तो हो रहा है, पर वो ब्रिटिश सिस्टम में मेजर कर रहा है अपने सिस्टम में, हम अपने में मेजर कर रहे हैं, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वापस में एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी यूनिट्स ही अलग है, हमारा पूरा सिस्टम ही अलग है।
तो दुनिया को समझ में आया कि देयर इज अ नीड ऑफ अ कॉमन सिस्टम वर्ल्ड वाइड, देयर इज अ नीड ऑफ अ सिंगल कॉमन सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो एक सभा बैठी, कॉन्फ्रेंस बैठी, जैसे हर चीज के लिए बैठती है ज्ञान सुनाने के लिए। सभा बैठी और उसने डिसाइड किया कि अब से दुनिया में एक कॉमन सिस्टम होगा जो कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट को तय करेगा, सारी यूनिट्स को डिफाइन करेगा, और उस सिस्टम का नाम होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। कौन सिस्टम भाई साहब? SI सिस्टम। सभा बैठी, सभा ने तय किया कि अब एक कॉमन सिस्टम होगा पूरी दुनिया में यूनिट्स को मेजर करने के लिए, और उसको हम बोलेंगे SI सिस्टम। ठीक है, अब सुनिए इस SI सिस्टम में था क्या। सबने तय किया, विद्वानों ने, कि SI सिस्टम में हम दो तरह की क्वांटिटीज रखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम दो तरह की क्वांटिटीज रखेंगे। कौन कौन सी? एक हम रखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोलिए कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा बताइए क्या अंतर हो सकता है दोनों में? शानदार हितेश, गुड। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में उनका मेजरमेंट इंडिपेंडेंट है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल के बनी है, और इनका मेजरमेंट ऑब्वियसली इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर से सुनिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, ये सारी क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव की गई हैं, इसलिए ऑब्वियसली इनका मेजरमेंट किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ठीक है, इतना अंतर समझ में आया? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आया? अब आइए देखते हैं एसआई सिस्टम में कितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितने तरह की हैं? 7। एसआई सिस्टम में 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब वो सातों की सातों हमें देखनी है एक बार। 7 में से 6 को हम कायदे से स्टडी करेंगे। हम एक बार को देख लेते हैं कि वो सातों क्वांटिटी कौन सी है। 7 में से 6 को हम अपने पूरे कोर्स के दौरान कायदे से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लें। क्वांटिटी, सिंबल, क्वांटिटी का सिंबल क्या है, और फिर उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, और उसकी यूनिट का सिंबल क्या है। ठीक है, क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट और यूनिट का सिंबल। सबसे पहली क्वांटिटी क्या लिखी जाए? मास। सबसे पहली क्वांटिटी मास। क्या मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? है। अच्छा, मास को हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और मास की यूनिट, एसआई यूनिट, मास के एसआई यूनिट केजी, यानी कि किलोग्राम। अच्छा एक मिनट, किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल केजी। ठीक है, सेकंड लेंथ, सिंबल स्मॉल एल, एल कुछ भी। यूनिट एसआई
मीटर, स्मॉल एम, सॉरी मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, गुड, टाइम रिप्रेजेंट जनरली हम लोग टी से करते हैं। यूनिट सेकेंड, सिंबल एस, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए और इससे कुछ बढ़िया यूनिट रुकिए, इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल आई, आई हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आई से। यूनिट एम्पियर, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ टेम्परेचर, ओके, थीटा या फिर कैपिटल टी, ओके सही बात है। केल्विन, ऐसा यूनिट इज केल्विन, और भी यूनिट्स होती हैं याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, पर ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन को हम लोग लिखते हैं के से, ओके। अच्छा, दो बच गई, दो कौन कौन सी, 6 नंबर पे आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे जरूरी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर। ये जो व्हाट द हेल हैपेंड, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एन से, यूनिट है मोल, क्या है, मोल, MOL, ठीक है। और यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और एक चीज जो हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, वो है लुमिनस इंटेंसिटी। क्योंकि आज के बाद ना आपको ये कहीं अपने 11th-12th के कोर्स में दिखेगी, और ना ही आपको, अगर आप बीटेक सिंपल कर रहे हैं तो आपको बीटेक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, मुझे पता है कहीं नहीं है। तो लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लिखते कैसे हैं, क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है लुमिनस इंटेंसिटी की, बात तो सही है आपकी, लेकिन हम कुछ IV ऐसे करके कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, क्या है, कैंडेला, और इसका जो सिंबल है वो है CD, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, जो आप समझ लीजिए, मेरा भी डाउट है, ठीक है। करंट के बारे में कितना लोग जानते हैं, करंट के बारे में आप लोग जानते हैं, कभी पढ़ा हो, पढ़ा है क्या आपने, कुछ ऐसा पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q बाई T, क्या है Q, हाँ चार्ज, T इज टाइम, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले से जब आप करंट को देख रहे हैं, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि करंट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड टाइम, ठीक है। बाकी सारी अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा जाए, उनका मेजरमेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, मास इज मास, लेंथ लेंथ है, इंडिपेंडेंट किसी भी चीज से, भाई लेंथ को तुम किसी पे डिपेंड नहीं कर, टाइम अपने आप में, टेम्परेचर अपने आप में, मोल अभी हम देखेंगे अपने आप में, सब कुछ। लुमिनस इंटेंसिटी का हमें पता नहीं ना, हमें जानना है। करंट का क्या चक्कर है भाई, करंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है मेरे ख्याल से, तो फिर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बनाया गया, मेरे हिसाब से तो चार्ज को बनाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि चार्ज एंड मास, दीज आर टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, चार्ज एंड मास आर टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब समझाइए मेरे को, हाँ मतलब ये कि
जैसे कोई चीज आपकी आइडेंटिटी से अलग ना की जा सके, कोई चीज जब आपकी आइडेंटिटी से अलग ना की जा सके उस चार्ज का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है ना। क्या क्या चार्ज का फॉर्मूला फॉर्मूले से नहीं यार, फॉर्मूला हर चीज का होता है। अभी मैं चार्ज का फॉर्मूला बनाऊं तो आई इंटू टी भी हो जाएगा। हाँ तो बताइए सर, तो इस पर डिपेंड। सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसे तो फिर मास का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल आएगा, लेंथ का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल आएगा। बात फॉर्मूले की नहीं है, बात है डेफिनेशन की। बात किस चीज़ की? डेफिनेशन की। जब हम करंट की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। तो उसकी डेफिनेशन भी वैसे डिफाइंड है। चार्ज कैसे डिफाइंड है, किसी को पता है? चार्ज वर्क डन अपॉन टाइम नहीं डिफाइंड है, घंटा। आप लोग 11th में अभी चार्ज आपको डिफाइन करनी नहीं आई होगी, पर चार्ज एक इंडिपेंडेंट चीज है भाई। मेरा सवाल ये है और आप इस पे भरपूर रिसर्च करके आए या आपने फिजिक्स वाले सर को परेशान करके आए कि सर ये बताइए कि चार्ज जो कि एक नियरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज एंड मास आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। न मास को अलग किया जा सकता है मैटर से, न मास के बिना किसी मैटर का अस्तित्व है, न चार्ज के बिना किसी मैटर का अस्तित्व है। तो सर चार्ज को क्यों नहीं माना गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी, करंट को क्यों माना गया? ये मेरा सवाल है और आप इस पे भरपूर दिमाग लगा के आ सकते हैं, ठीक है? सर मैं परसों की क्लास में टीचर से पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, सर आपसे, मुझसे? सर आप तो टीचर। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं टीचर हूँ, पर ये मेरा ही डाउट है। सर कोई बात नहीं, अभी हमारे डाउट है तो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है चलिए। अब ये भी जिम्मेदारी है मेरी। तो ये हमने 7 बेसिक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली, ठीक है? अब बाकी जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो हम इन्हीं से घुमा फिरा के बना लेंगे, ठीक है? अच्छा अब सुनिए, अब बात है कि ये क्या है, मैंने कुछ क्लिक कर दिया क्या? हाँ अब बात ये है कि इसके आगे कुछ पार्ट है जो कि है मेजरमेंट का, जो कि है प्योर गणित वाला पार्ट। उस पार्ट को मैं अभी के लिए टालूंगा और उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्या सिग्निफिकेंट फिगर और वो सब आप लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार पढ़ाऊंगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ छोड़ना नहीं चाहता, तो अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, पर उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना खास नहीं है, उसका कोई खास केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है। तो मैं पहले आऊंगा अपने केमिस्ट्री के पार्ट पे। अब केमिस्ट्री के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं सीधे आ रहा हूं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहां पे भाई साहब? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या समझ रहे हैं इससे? केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा क्या हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है? क्या होते हैं कंपाउंड्स? एक या दो एलिमेंट्स मिलके जो ओके। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, तीनों की मुझे डेफिनेशन चाहिए विथ एग्जांपल। सर एलिमेंट में हाँ पहले डेफिनेशन। एलिमेंट में वेरी गुड, substances in which only one type of atom is present,
सब्सटेंसेज इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल हितेश बोल रहे थे कि Fe, फिर CU, Na, Cu, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी लिखते जाइए, सब एलिमेंट है। क्या ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन भी है, क्यों नहीं होगा, नाइट्रोजन भी है। मॉलिक्यूल नहीं है ऑक्सीजन। ओ, आपका ये जेन्युइन आपका डाउट है। अच्छा, गुड। सुनिए, ऑक्सीजन एलिमेंट होता ही है, पर हर वो चीज जो एलिमेंट हो, इट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एलिमेंट तो है ही, एलिमेंट है ही है सब कुछ। जो भी पीरियोडिक टेबल में 118 चीजें 118 चीजें लिखी हैं बॉक्सेस में, वो एलिमेंट तो है ही है, पर क्या वो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रही है? ऑक्सीजन O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्लोरीन Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा, फ्लोरीन F के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा? नहीं, ये चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, वो H2 के फॉर्म में कर पाता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, ओजोन O3 के फॉर्म में। पर वो सारे के सारे अपने सिंगल स्टेट में एलिमेंट हैं। वो एक तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, एलिमेंट है। मॉलिक्यूल क्या है? एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एलिमेंट्स विच आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये बोलना काफ़ी गलत हो जाएगा। मैं आपको अभी काउंटर कर सकता हूँ, पर अभी नहीं करूँगा। पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जानते हैं। मॉलिक्यूल, सोचिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, मान लो मैं एग्जिस्ट करा दूँ तो, मान लो ऑक्सीजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं करा दूँ तो, नॉट फाउंड इन नेचर है। हाँ, इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, ये भी सही बात है, ठीक है, पर ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हुई। अच्छा समझिए, पहले कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कंपाउंड की, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइए देख के कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। क्या? ओके, एक चीज आपने सही बताई, मेड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, और कुछ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। गुड। और कुछ आप ऐड करेंगे? कुछ भी, कोई ऐड करना, यतीन आप ऐड करना चाहेंगे कुछ भी? कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस which are made up of 2 or more than 2 atoms of different elements। मेरी शब्दावली को ध्यान से सुनिए। पहला टर्म मैंने बोला 2 or more than 2 atoms, ठीक है, एग्री करेंगे आप? 2 or more than 2 atoms। फिर मैंने बोला ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, combined together in a fixed ratio। देखिए, मैंने कंपाउंड में 3 बातें बोली हैं। कंपाउंड मैंने कितनी बातें बोली हैं? 3 बातें। 2 और मोर देन 2 एटम से मिलके बना हो, वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए, यानी कि सारे एक ही एलिमेंट के हों, और वो सारे एटम्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो। यानी कि ऐसा ना हो कि एक बार हम पानी को देखें तो पानी हमें H2O दिखे, दूसरी बार हम देखें तो हमें HO2 दिखे। हमेशा रेशियो फिक्स रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो हम पानी पी रहे हैं वो H2O है, जो हम नाले का पानी निकाल के ला रहे हैं वो HO2 हो गया, उसमें एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। नहीं, वो भी पानी है, ये भी पानी है, भले वो गंदा हो, पर केमिकली वो भी H2O है, मेरे पास वाला भी H2O है।
तो कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आई, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके 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 ओके। अच्छा, मॉलिक्यूल पे आते हैं। मॉलिक्यूल के भी मैं अब एग्जांपल आपको दे देता हूं, आप डेफिनेशन मेरे को बताएंगे। O2, N2, O3, H2, Cl2, Br2, F2, कुछ भी बताइए। अब डेफिनेशन बताइए। इंस्पायर्ड बाय कंपाउंड, डेफिनेशन इज इंस्पायर्ड बाय कंपाउंड। Substances which are made from more than one atom of a compound अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप एग्जांपल देखिएगा और मेरी बात से रिलेट करिएगा। टू और मोर देन टू एटम, सब में देखिए टू और मोर देन टू एटम है ना, टू और मोर देन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या ओ अपने ही एटम के साथ कंबाइंड है? ओ एक ही एलिमेंट है, वो अपने ही एटम के साथ कंबाइंड है। टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, sorry, two or more than two atoms of the same element when combined together when combined together forms a molecule। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, टू और मोर देन टू atoms of same element when combined together forms a molecule। हो गया सबका इधर तक? अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने अभी कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ा? कंपाउंड इज made of more than one made of two or more than two atoms of different elements in a fixed ratio। ठीक है, मतलब ये दो या दो से ज्यादा आइटम से बने ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो हाउ दीज कंपाउंड्स, पहले हमारे पास क्या थे? सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स के एटम्स थे। क्या इन्हें कंबाइन किया गया? क्या इन्हें कंबाइन किया गया? ये क्या हो गया? क्या भाई साहब इन्हें कंबाइन किया गया? तो ये क्या बने? अगर इन्हें कंबाइन किया गया इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो ये क्या बने? कंपाउंड्स बने। एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल, दिस पूरी प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन।
अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है ये कुछ नियमों से गवर्न्ड है, मतलब ये कुछ नियमों के बेस पे चलती है। मान लीजिए कोई भी खेल हो, कुछ भी हो लाइफ में, सब कुछ एक सेट ऑफ रूल से चलता है ना। मान लीजिए देश चल रहा है, वो एक सेट ऑफ रूल से चल रहा है, उस सेट ऑफ रूल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई इलाका है वो एक सेट ऑफ रूल से चलता है, कोई एक स्कूल है वो एक सेट ऑफ रूल से चलता है। हर जगह का एक नियम है, कायदे कानून है। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो उसमें भी कुछ कायदे कानून है, कुछ लॉज हैं, एंड दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 नियम पढ़ने हैं, 5 लॉज। कितने लॉज? 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये 5 लॉ क्या होते हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा पहला नियम है। अभी हम किसी के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक बार हम 5 नियम लिखेंगे, 5 लॉज लिख लेंगे, उसके बाद हम सबके डिटेल में एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। फिर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फिर है चौथा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या चिड़िया का नाम है ये गैसियस वॉल्यूम, वो देखेंगे। और पांचवा है सोचिए, हमारे पास अभी तक 4 हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और पांचवा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये 5 नियम है, दीज आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ आसान चीज है ना, अभी तो ये सब तो आसान चल रहा है, बढ़िया। बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शानदार। हमारे आए एक लेवॉइजर भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवॉइजर, एंटोनी एल लेवॉइजर भैया आए और उन्होंने अलग अलग तरह की कंबशन रिएक्शन की। उन्होंने क्या किया? अलग अलग तरह की कंबशन रिएक्शन की, और उन्होंने फिर देखा कि ऐसा है कि यार जो भी चीज़ें उन्होंने मेजर किया सब कुछ, तो रिएक्टेंट साइड पे वो जितना मास ले रहे थे, सेम मास उनको प्रोडक्ट साइड पे मिल रहा था। उन्होंने क्या देखा कि रिएक्टेंट साइड पे वो जितना भी मास ले रहे थे, रिएक्टेंट साइड क्या होती है? जैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए A + B + C goes to D + E, मान लीजिए, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, एरो के पीछे की तरफ, और ये पॉइंटेड एरो के आगे की तरफ ये है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। These are called reactants.
These are called reactants. These are called products. ठीक है, तो लेवॉइजर भैया ने देखा कि रिएक्टेंट साइड पे जितना मास है सेम मास किस पे है, प्रोडक्ट साइड पे। यानी कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ना ही क्रिएट हो रहा है। कोई भी मास ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, मास रिमेन्स कंजर्व्ड। During a chemical process or change, mass remains conserved. This is called law of conservation of mass. लिखिए लिखिए लिखिए। कौन सा लॉ किसने दिया ये भी आता है। क्या कौन सा लॉ किसने दिया ये भी आता है। याद रखेंगे तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई लोड नहीं होता। आपको सवाल सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी किसने कौन सा दिया है इट डजेंट मैटर। एक बार सवाल सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर ये लॉस भी भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस सवाल सॉल्व करना है। क्या सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, सब कुछ अपनी भाषा में लिखते रहिएगा। दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। क्या समझ पा रहे हैं नाम से? समझ रहे? इस लॉ ने ये बताया, प्राउस्ट साहब ने ये नियम दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। और प्राउस्ट साहब ने ये बोला कि ऐसा है भाई साहब कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड, मतलब आप वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस कहीं से भी लो, it will contain the same atoms of the same elements present in the same proportion by weight. It will contain the same atom of the same element in the same proportion by weight. चाहे नंबर में हो चाहे वेट में हो, वो सेम रेशियो होगा। आप चाहे नाली का पानी लो, चाहे आप अपने घर में आने वाला आरओ का पानी लो, चाहे आप अपने स्कूल में आने वाला नल का पानी लो, तीनों की तीनों H2O ही है। तीनों की तीनों क्या है? H2O ही है। और उनका जो फिक्स्ड रेशियो है बाई मास का, वो मेंटेन रहेगा हमेशा। फिक्स्ड रेशियो बाई मास का क्या मतलब है कि देखिए H2O, हाइड्रोजन का जो वेट होता है एक एटम का, वो होता है 1 AMU। अभी देखेंगे क्या AMU क्या होता है।
इट इज 1 AMU। एक एटम का मास होता है 1 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है ऑलमोस्ट 16 AMU। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना हो गया? 18 AMU। टोटल मास इज 18 AMU। तो इस 18 AMU में ऑक्सीजन का परसेंट कितना हुआ? इस 18 AMU में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हुआ? मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब हितेश का मास है 50 किलो, ठीक है? अच्छा, क्या मैं सही हूं? ऑलमोस्ट ठीक है, 50 से 60 के बीच में होगा, 50-55, ठीक है, मेरे जितने। तो हितेश का मास अगर 50 किलो है, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि हितेश के सर का मास है 2 किलो, ठीक है? हाथ है 2.5 किलो, 2.5 किलो, ठीक है? यहाँ बॉडी है मान लीजिए 10 किलो, पैर हैं 5-5 किलो के। फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द परसेंट बाय मास, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ हितेश हेड, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा मास ऑफ हितेश का सर, मास ऑफ हितेश का सर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ हितेश इंटू 100। मैं ये करूंगा ना, क्या आ जाएगा? 2/50 इंटू 100 विच इज 4%। ठीक। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि ये जो H2O है टोटल 18 AMU का मास है, मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का मास कंपोजिशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास इंटू 100, यही तो बताएंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16 AMU। टोटल मास है 18 इंटू 100 कर दीजिए। क्यों भाई? 16/18 इंटू 100। यानी कि 8/9 इंटू 100। अब वो जो भी वैल्यू जो भी आए, क्या ये किसी भी पानी के सैंपल के लिए फिक्स रहेगी? किसी भी पानी के सैंपल में ऑक्सीजन का मास बाय परसेंटेज यही रहेगा। जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो किसी भी पानी के सैंपल में ऑक्सीजन का मास परसेंटेज इतना ही रहा, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज इतना ही रहा जितना था। यानी कि क्या प्रूव होता है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, 88.88, गुड। तो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना रहा हर पानी के सैंपल में? 88.88%, हर पानी के सैंपल में। ये प्राउस्ट भाई साहब ने क्या किया? प्राउस्ट भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्यूप्रिक नाइट्रेट पे। क्यूप्रिक नाइट्रेट इज दिस CuNO3 होल ट्वाइस। तो इन्होंने क्या किया? सिंपल सी चीज, कोई भी मान लीजिए यही कंपाउंड लिया, इसका एक नेचुरल फॉर्म लिया जिसका ओरिजिन नेचुरल था, नेचुरल कंपाउंड। एक इन्होंने लिया लैब में प्रिपेयर्ड सिंथेटिक कंपाउंड, ठीक है? इन्होंने दोनों की केमिकल एनालिसिस की। केमिकल एनालिसिस वो चीज होती है, वो प्रोसेस होती है जहां हमें किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हर एलिमेंट का परसेंट बाय वेट पता चल जाए। हमें हर एलिमेंट का परसेंट बाय वेट पता चल जाए। तो इन्होंने क्यूप्रिक नाइट्रेट लिया, इसको बोलते हैं क्या? क्यूप्रिक नाइट्रेट। इसकी उन्होंने 2 सैंपल्स ली, 2 सैंपल्स, एक ली नेचुरल, एक ली सिंथेटिक। दोनों का उन्होंने केमिकल एनालिसिस किया, और जब इन्होंने केमिकल एनालिसिस किया तो इन्होंने पाया कि चाहे इसमें कॉपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चाहे इसमें कॉपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के परसेंट बाय मास सेम आए, तीनों के परसेंट बाय मास सेम आए। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, पर हमेशा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, एंड दिस इज कॉल्ड
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। इररिस्पेक्टिव, ये आप लिख लीजिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड, irrespective of the origin of the compound, the elements present in it combined in a fixed proportion by mass. The elements present in it combine in a fixed proportion by mass. This is called law of definite proportions. ठीक है, लिख लेंगे, लिख लीजिए, जिसको लिखना हो लिख लीजिए एक बार, फिर हम अगले लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये क्या चीज़ है? कोई आवाज़ आई ना बाहर से अभी? क्या चीज़ थी? अच्छा, अच्छा सबने लिख लिया क्या? लिख लिया? ओके, तो हमने अगले लॉ पे चलते हैं। हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ, ये अभी हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। हाँ भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस क्या समझ में आ रहा है? इससे कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा ये बताइए, क्या दो एलिमेंट्स कंबाइंड होके एक ही कंपाउंड बना सकते हैं? दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए, क्या वो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाएंगे या कुछ अलग भी बना सकते हैं? एक ही कंपाउंड बनाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपका कहना है कि वो दोनों हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, ऐसा? मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ, क्यों? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऐसा क्यों मानना है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक ही कंपाउंड बनाएंगे, मैं वो जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए आपके केस में नहीं है, और आपके केस में रेचल एक ही बनाएंगे, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्यों। फिक्स्ड रेशियो, मान लीजिए H2O है, मान लीजिए H2O है हमारे पास, ठीक है? वी हैव H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 2:1 के रेशियो में है। अभी मॉलिक्यूल की रेशियो की बात कर लेते हैं, बाई मास रेशियो की हम बात कर लेंगे। चलिए बाई मास रेशियो बात कर लेते हैं। इसका मास है 2 mu, इसका मास है 16 mu। क्या रेशियो बना? 2:16 का बना, 2:16 का बना। अच्छा ठीक है, तो इट इज अ फिक्स्ड रेशियो। गुड, फिक्स्ड रेशियो। अच्छा, पर क्या, ये बताइए कि आपको एक कंपाउंड के बारे में पता है? H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये भी कंपाउंड पाया जाता है, ये भी कंपाउंड पाया जाता है। अब पाया जाता है यानी कि बनता होगा। हाँ, बैलेंस नहीं, क्यों? अगर ऑक्सीजन दो साथ लगाते हैं, हाँ, तो ऑक्सीजन की वजह से दो। सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो, सब्र करो, सब्र।
पढ़ेंगे सब कुछ, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, एक ही साथ सब कुछ थोड़ा पढ़ लेंगे। आप यहाँ सीखने के लिए आए, मैं सिखाने के लिए आया हूँ, सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे। सुनिए, ये बताइए, ये कंपाउंड पाया जाता है, आपका ये कहना था, जो कि लॉजिकली सही है, उसमें शर्माइए मत, लॉजिकली सही है कि यार दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो एक ही कंपाउंड बनाना चाहिए, फिक्स रेशियो वाली बात। अच्छा जरा इनका मास रेशियो बताइए, इसका मास रेशियो बताइए। जैसे इसका 2:16 बताया, कैसे आया था, समझ में आया ना, कैसे आया था? इसके दो मॉलिक्यूल लिए, सॉरी इसके दो आइटम लिए तो मास 2 हो गया, इसका एक लिया, इसका 16 होता है। 2 रेशियो, एक मिनट, 2:32 फुट, ठीक है। अच्छा तो क्या ये बताइए रेचल, क्या ये बताइए कि अगर 2:16 एक फिक्स्ड रेशियो है तो क्या 2:32 एक फिक्स्ड रेशियो नहीं है? ये भी तो एक फिक्स्ड रेशियो है। फिक्स्ड रेशियो तो ये भी है, बस ये इससे अलग है, बस ये इससे अलग है, पर फिक्स तो ये भी है। यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, बना सकते हैं। अब आपका मानना है बना सकते हैं, अब आप मान रही ना बना सकते हैं, मान रही है, मान रहे हैं, ठीक है। यतीन आप मान रहे हैं बना सकते हैं, हितेश तो मान ही रहे थे, ठीक है। अब मेरा कहना है थोड़ा सा इसको आगे खींचते हैं। एक तो मेरी बात आप लोग मान गए कि दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ये आप लोग मेरी बात मान गए, ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि मान लीजिए उन दो एलिमेंट्स में से जैसे ये दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 के फॉर्म में। ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे और तब ये लोग वाटर बना रहे होंगे, या ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे और तब ये लोग H2O2 बना रहे होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तभी हो रहा होगा ना जब रिएक्ट कर रहे होंगे। अच्छा अब फंस गया हाँ, अब देखिए रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, H2 और यहाँ पे हाफ O2 कर दिया जाए। रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूँ बस मैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, बैलेंस, ओके। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने कि मान लीजिए मैंने 2 AMU हाइड्रोजन लिया, 2 AMU, और उसके साथ मैं कितना ऑक्सीजन ले रहा हूं? उसके साथ में कितना ऑक्सीजन, सुनिए, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, 2 का होता है 32 AMU। यहां कितने ऑक्सीजन है? एक है, क्योंकि O2 लिखा है, 2 O एटम्स लिखे हैं, पर उसका हाफ लेना है, तो यहां पे टोटल वेट कितना आया? 16 AMU। O2 लिखा है पर हम उसका हाफ ले रहे हैं, हमें हाफ की ही जरूरत है, ठीक है। तो इसके 2 AMU के साथ इसका 16 AMU कंबाइन कर रहा है और ये टोटल 18 AMU का कंपाउंड बना रहा है बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना इस साइड होगा उतना मिला के इस साइड होगा, ठीक है। यहां पे देखिए कि भाई साहब यहां पे 2 AMU लिया जा रहा है, यहां पे कितना लिया जा रहा है? 32 AMU लिया जा रहा है, बन कितना रहा है? 34 AMU। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने को, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अग्रीड। तो अगर हम उनमें से कंबाइनिंग एलिमेंट्स में से एक का मास फिक्स कर दें, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट कंबाइन हो रहा है
उनके मासेस विल बी इन अ सिंपल रेशियो। कंफ्यूजिंग 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 ना? सुनिए, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे H2 के मास को फिक्स कर दिया कि वो 2 mu कंबाइन हो रहा है। वो किस चीज के साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किस चीज के साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। अब जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने वाला मास है वो देखिए, क्या ये 16 है? क्या 32 है? क्या 16:32 इज अ सिंपल 1:2 रेशियो? इट इज अ सिंपल 1:2 रेशियो। और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके मान लीजिए कंपाउंड बना रहे हैं, और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, ठीक है, मान लीजिए 2 एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए, पॉसिबल है? पॉसिबल है। उसमें ये बोल रहे हैं कि हम कंबाइनिंग एलिमेंट्स में से एक का मास फिक्स कर लें, तो दूसरे के साथ जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसके जितने मास के साथ ये रिएक्ट कर रहा है वो मास एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन इस केस में भी है, 2 ग्राम हाइड्रोजन इस केस में भी है। अब ये 2 ग्राम हाइड्रोजन पहले तो 16 के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर ये 32 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या 16 एंड 32 आर इन अ सिंपल रेशियो 1:2? यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एग्रीड? एंड when one of these combining elements has a fixed mass and it reacts with the other element, it will react in a simple ratio। ठीक है, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। If 2 elements combine together to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in a ratio of small whole numbers. This is called law of multiple proportions. लिख लिया लिख लिया लिख लिया। अगला लॉ पढ़े जल्दी से, अगला लॉ पढ़े, लिख लीजिए लिख लीजिए। अगला लॉ पढ़ा जाए, पढ़े? ओके, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ gaseous
लॉ ऑफ gaseous volumes, लॉ ऑफ gaseous volumes। अब सुनिए ये क्या चीज है लॉ ऑफ gaseous volume। लॉ ऑफ gaseous volume ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, कोई भी दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, या फिर प्रोडक्ट में कोई गैस बन रहा है, कोई भी दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं या प्रोडक्ट में गैस बना रही हैं, तो फिर वो सब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो रखेंगी। समझिए कैसे। मान लीजिए वाटर फॉर्मेशन लेके चलते हैं। H2 प्लस O2 इज H2O, सॉरी H2, ठीक है। अगर मैं सबकी गैसियस फॉर्म की बात करूं, सबकी गैसियस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बाय वॉल्यूम देखूं तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन आएगी? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ये बैलेंस रिएक्शन आएगी। ध्यान से देखिएगा, मैं इसका 500 ml ले लूं, अगर H2 का 500 ml ले लूं बाय वॉल्यूम, तो मुझे इसका कितना लेना पड़ेगा? 500 ml के साथ इसका भाई इसका एक मॉलिक्यूल इसके आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल इसके आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 500 ml इसके 250 से रिएक्ट करेगा। इसका एक मॉलिक्यूल इसके आधे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 500 ml इसके आधे क्वांटिटी से रिएक्ट करेगा, यानी 250 ml से। और इसका बनेगा कितना? H2O का इसके एक से इसका एक बन रहा है, तो इसके 500 से इसका 500 बनेगा। दिस इज अब नाउ ही हैज अ गुड क्वेश्चन, क्या 500 बनेगा या 750 ml बनेगा? सोचिए, 500 बनेगा कैसे? सोचने वाली बात। आपका सवाल अच्छा कि क्या 500 बनेगा या 750 बनेगा? नहीं, ठीक है सर, नहीं 750 बनना चाहिए। सोचिए, अरे मैं तो बोल रहा हूं, सोचिए। $500 बनेगा, 750 बनेगा? 750 बनेगा? बनेगा 500 की, आप पहले ही बोल चुके हैं। नहीं, मैं ये कब भाई, मैं कोई ब्रह्मा की वाणी थोड़ ना हूं, मैं हमेशा सही थोड़ ना हूं, हो सकता है मैं गलत। 750 बनेगा। आपको लग रहा है 750 बनेगा? गुड, आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही तो आपको लग रहा है, गुड। अब ये बताइए, और लोग बताएं 500 बनेगा 750 बनेगा, और लोग की क्या राय है इस पे? यतीन, आपकी क्या राय है? 750, गुड, ओके। आपकी क्या राय है रेचल? 500 बनेगा, क्यों? रीजन बता 500 की बनेगा। कुछ लॉजिक लगा रहे हो, सोच। लॉजिक सर मतलब आपको सुन के बोल रही है, लॉजिक पता लगा। ठीक है, चल किसके हिसाब से? इंस्टिंक्ट के हिसाब से, ओके, इंस्टिंक्ट, गुड, इंस्टिंक्ट इज अ गुड वे। अच्छा, तो मतलब चलिए, मेरे साथ रेचल है और हितेश और यतिन एक साइड है। 500 वर्सेस 750। 750 तो क्लियर दिख रहा है कि यार हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसी कोई चीज लगा दें कि भाई एक तरफ हम 500 ml ले रहे हैं गैस, एक तरफ हम 250 ml ले रहे हैं, तो इधर हमारा 750 बनना चाहिए, लेकिन बनता तो है 500, बनता तो है 500। क्यों, कैसे? सोचिए। भाई सस्पेंस बनाने में तो मजा आता है। किसी ने असुर देखी है? असुर वेब सीरीज नहीं देखी? ठीक है, अच्छा, आप लोग दूर रही थोड़ा अभी से, गुड। नहीं मतलब मुझे लगा अगर आप लोग देखते हो तो फिर देखी होनी चाहिए असुर। एक अगर आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हो
नहीं देखते? गुड, टाइम नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। टाइम नहीं मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। इस समय देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन फेज़ में हैं, तो इस समय देखने का कोई मतलब भी नहीं है। जब आपको थोड़ा सा टाइम, मुझे भी टाइम नहीं मिलता। मैंने पिछले कितना समझ लीजिए 1.5-2 साल से ना कोई वेब सीरीज़ देखी थी, ना फिल्म देखी थी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले असुर का सीज़न 2, असुर एक वेब सीरीज़ जो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने उसका सीज़न 1 देखा था। तो मुझे बहुत सोनी सोनी लग रही है, ये तो सोनी 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 का है। नहीं, सोनी पे नहीं है, वूट पे पहले आई थी। वूट पे, वूट एक प्लेटफॉर्म था, अरशद वारसी की है। अच्छा हाँ। बहुत अच्छी है वेब सीरीज़, बहुत अच्छी है। तो मैंने उसकी सीज़न 1 देखी थी, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं सीज़न 2 भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीज़न 2 भी उसका देखूं। सस्पेंस थ्रिलर है, मतलब लास्ट तक एकदम आपको सस्पेंस पे बना के रखती है, तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे ही मैं एक सस्पेंस आप लोगों के साथ छोड़ रहा हूँ। सोचिए कि बन रहा है 500, कैसे बन रहा है वो आपको बताना है। मतलब कम से कम सोचना है, सोचना है। फूड फॉर थॉट। क्योंकि पहले मैं सीधे सीधे बता देता, फिर हितेश भाई साहब ने, तो हितेश भाई साहब, मैं ये बता रहा था कि पहले मैं सीधे सीधे बता देता, मैं 500 ही लेके चलने वाला था। फिर आपने ऑब्जेक्ट किया तो मेरे को लगा हाँ 750 भी एक बढ़िया लॉजिकल आंसर हो सकता है। तो दिस इज फूड फॉर थॉट, ये आपके सोचने के लिए है। मेरे को अगले क्लास तक इसका आंसर चाहिए। ढूंढने, आप ढूंढे कहाँ से? आप पढ़ के ढूंढेंगे? अच्छा ठीक है, आप पढ़िए, ढूंढिए। आपके पास अगले क्लास तक का समय है, और कितना भी पढ़ लीजिए इसका आंसर लॉजिकल है। मतलब बहुत आप दिमाग सोचेंगे तब आपको मिल जाएगा, या आप पढ़ के भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्या पता पढ़ने से आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, वो बात भी होती है। क्योंकि मैं 500 बताने वाला था, फिर हितेश ने बोला सर 750 भी हो सकता है। मैं बोला ठीक है यार, ये भी सही है। तो आपके पास आज 2 सवाल है। कैसे नहीं हो सकता है? ठीक है, आपकी विडंबना जो है सही है, मैं मान रहा हूँ। आपके पास आज को 2 सवाल हैं, एक तो वो करंट वाला, और दूसरा ये आपको अगली क्लास तक सोच के आना है, सोचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सही आंसर एकदम ढूंढ के लाइए, पर आप सोचना तो सीखिए, एफर्ट मारना सीखिए, बस मेरा प्रयास वो है। तो क्या आपको लॉ ऑफ, भी ऐसा ही है। क्या इसमें भी ऐसा ही है? कैसा है? 100 ml हाइड्रोजन तो 50 ml वाटर, 100 ml ऑक्सीजन। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि सही है, ये चीज़ सही है। क्यों सही है वो सोचिए, क्यों सही है वो सोचिए। कि भाई साहब वहाँ 100 लिया गया, 50 लिया गया, फिर 100 ml H2O कैसे बन रहा है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? ऐसा कुछ होना चाहिए था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कि भाई ये वॉल्यूम रिएक्ट करे, टोटल उतना ही वॉल्यूम बने। Consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water. We see that 2 volumes of hydrogen combined 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water without leaving any unreacted oxygen. जी बिल्कुल। But solve कैसे? हाँ O2 गैसियस वॉल्यूम क्या यार? सब गैसियस वॉल्यूम में ही है सब कुछ। सस्पेंस में रहने का अलग मजा है भाई। यही तो मजा है। दिस इज रियल फन फ्रेंड्स, दिस इज रियल फन। अच्छा सुन लीजिए, पहले लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक बार सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में कि अगर 2 गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, अगर 2 गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और एक गैस बना रही हैं, ये सिंपली अगर 2 गैसेस रिएक्ट कर ही रही हैं सिंपली, तो वो
एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी, एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है 2:1, एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी। यही है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। कंडीशन क्या है कि ऑल द गैसेस प्रेजेंट, ऑल द गैसेस प्रेजेंट मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। इस वाले लॉ के लिए भी और अगला जो मैं लॉ पढ़ाऊंगा उसके लिए भी ये कंडीशन मस्ट है कि जो भी गैसेस होंगी वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेजेंट होंगी, जो भी गैसेस होंगी वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रेजेंट होंगी। हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें जब हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों क्वांटिटीज इतनी ज़रूरी क्यों हैं। हम आगे ये जानेंगे कि गैसेस के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इतना ज़रूरी क्यों है। पर अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, ओके दोस्तों। ओके हो गया। अपने लास्ट लॉ पे चले हम। 4 लॉज अभी तक हमने पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। अपने आखिरी लॉ पे हम चलते हैं और वो आखिरी लॉ है भाई साहब क्या, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो भाई साहब ने ये बोला कि बहुत ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं बहुत ज्यादा नहीं बोला था। बहुत ज्यादा नहीं बोला, बहुत हल्का फुल्का लॉ है। लॉ ये कहता है कि कोई भी गैस, ऑल गैसेस विच आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर and which have same volume, सुनिएगा, all gases which are at same temperature, same pressure and have same volume. All gases which are at same temperature, at same pressure and have same volume contain equal number of
मॉलिक्यूल्स। मतलब एवोगैड्रो भाई साहब ने ये बोल दिया कि वो सारी गैसेस जो कि सेम टेम्परेचर पे हो, सेम प्रेशर पे हो और उनका वॉल्यूम भी सेम हो, दे मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए कोई मैं 2 कंटेनर ले लूं, 2 कंटेनर, ये है ऑक्सीजन का कंटेनर, ये है नाइट्रोजन का कंटेनर। इसमें जो ऑक्सीजन भरी है उसका वॉल्यूम है 200 ml। कितना है? 200 ml। कितना भाई साहब? 200 ml। यहां जो नाइट्रोजन भरी है उसका भी मैं मान लूं कितना मानूं? बताइए 200 ml मान लूं और मैं बोल दूं कि दोनों ही बॉक्सेस, दोनों ही कंटेनर्स 1 atm प्रेशर पे हैं और 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पे रखे गए हैं। हमने मान लिया कि दोनों ही बॉक्सेस 1 atm प्रेशर पे हैं, 298 केल्विन पे हैं और दोनों ही में 200 ml क्या है? दोनों में 200 ml ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी पड़ी है। तो एवोगैड्रो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है ये कंडीशन है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में होंगे O2 के, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 के भी होंगे इस कंटेनर में। एवोगैड्रो क्या बोल रहे हैं? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के इस कंटेनर में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 के इस कंटेनर में होंगे। ठीक है, यह है फिफ्थ एंड द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? फिर से समझिए कि ऑल गैसेस विच आर एट सेम टेम्परेचर, which are at same pressure and have same volume contain equal number of molecules। अगर 2 गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, अगर वो सेम टेम्परेचर पे हैं, सेम प्रेशर पे हैं, उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी। मान लीजिए अगर ये 100 मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है तो ये भी 100 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। ठीक है, लिख लिया जाए जल्दी से। यहां हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। क्या खत्म होता है? क्या आसान लॉज थे? हाँ बोलिए। वही 750, वो आपको सस्पेंस में मैं बरकरार रखूंगा। अगले क्लास में आपको कम से कम सोच के आइए, एक रीजन बना के आइए। मान लीजिए आपको किसी को कन्विंस करने नहीं आता, सही रीजन देने नहीं आता, फिर भी कहानी तो सुनाने आनी चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि झूठ बोलना भी, कहानी सुनाना भी एक कला है। गलत सही रीजन देके भी कन्विंस करना एक कला है। आप मुझे कन्विंस तो करिए। अब हम एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे न्यूमेरिकल पार्ट में घुस जाएंगे, जिसमें हम फिर एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करेंगे, मोलर मासेस कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, हम उन सब पार्ट्स में घुस जाएंगे। अच्छा, अगली आप लोग को जो यहाँ से स्टडी मटेरियल मिला है, वो बुकलेट आप लोग लाए हैं? आप लाए हैं? उसमें ये चैप्टर ही नहीं है। 2 पार्ट है ना सर। हाँ पार्ट 2 है। हाँ। अभी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, पार्ट 2 में दी हुई है। अच्छा, तो पार्ट 1 नहीं दी है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। तो पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से बना के लाऊंगा, आपको दे दूंगा। ओके, अभी आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टेड है, तो आप लोग वो पढ़ रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, बढ़िया। मैं आप लोग से पूछता रहूँगा आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा ऑर्गेनिक। ठीक है, हाँ मस्त चैप्टर में, बढ़िया। चलिए ठीक है। IUPAC वगैरह आपने उसमें सीखी अभी चालू की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड 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 गुड। थोड़ी सी आपकी ऑर्गेनिक आगे बढ़ जाए ना, फिर मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, फिर क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ना ऑर्गेनिक कराने में। सुनिए,
तो क्या हमने पांचों के पांचों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए? अब एक बात समझिए, 1808 में एक आदमी आया, स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल का प्रिंसिपल, ब्रिटेन में, लंदन में एक नॉर्मल स्कूल का प्रिंसिपल आया। वो पढ़ रहा था केमिस्ट्री के ही बारे में, और दिक्कत ये थी कि केमिस्ट्री उस समय बहुत पीछे चल रही थी। केमिस्ट्री उस समय बहुत पीछे चल रही थी। एज अ साइंस वो बहुत नई थी अपने आप में, कोई ज़्यादा उस पर बात नहीं करता था। फिजिक्स में पता नहीं उस डेट तक क्या क्या हो गया, मैथ्स में पता नहीं क्या क्या निकाल लिया गया, कौन कौन से फॉर्मूले निकाल लिए गए, पर केमिस्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा था। काम क्यों नहीं हो रहा था? काम क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। क्या क्या? मजा नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है यतीन, लोग स्टडी कर रहे थे। मजा नहीं आया। हो सकता है मजा आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, वो नहीं पता, पर पता है इंसान की एक फितरत होती है कि जब उसको खुद से कोई काम करना हो ना, तो एक बार को नहीं करेगा। मान लीजिए आपने खुद से एक टारगेट सेट किया कि मेरी 11th में 95% मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए, एक रैंडम मैं बोल रहा हूँ कि आपने खुद से एक टारगेट सेट किया, खुद से, अभी आपने किसी को बताया नहीं है, खुद से एक टारगेट सेट किया कि मेरे 11th में 95% मार्क्स आने चाहिए। आप उस चीज़ के प्रति उतने डेडिकेटेड नहीं रहोगे, पर वही आप पढ़ने में थोड़े अच्छे हो, आपको लगता है कि आप थोड़े अच्छे हो, ठीक है, और किसी दिन क्लास में आपकी बेइज्जती कर दी गई, बेइज्जती भयंकर वाली, और वो भी समझिए आपकी क्रश बैठी हो क्लास में, उसके सामने बेइज्जती कर दी गई, तब तो वो जीवन मृत्यु वाली स्थिति हो जाएगी। टीचर ने बोल दिया तुम भोंदू हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, न पढ़ पाओगे, न लिख पाओगे, न शादी हो पाएगी तुम्हारी। अब तो भाई साहब पारा सर के ऊपर जा चुका है, ये तो घात है, सीधे घात दिल पे। अब आदमी क्या करे? अब आदमी ने ठान ली कि यार अब मेरे को 95% लाना है, इसको प्रूव करने के लिए, इसको गलत प्रूव करने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए, इसकी टांग खींचने के लिए कि एक बार साला मेरे 95% आ जाए, मैं इस टीचर को बताता हूं, फिर मैं जाके बात करूंगा इससे। तो इंसान की जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो होती है दूसरे को गलत प्रूफ करना। अगर कोई कुछ बोल दे तो हाँ यार ये गलत बोल रहा है, खुद नहीं करेगा, खुद एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेगा, पर अगर दूसरा कोई कुछ कर दे ना तो ये गलत बोल रहा है यार, गलत है, ये चीज गलत है। तो केमिस्ट्री में भी यही हो रहा था, पढ़ बहुत लोग रहे थे, पर कोई सामने आके कुछ पब्लिश नहीं कर रहा था, कोई सामने आके कुछ बोल नहीं रहा था कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। तो डाल्टन ने 1800 से 1820 के बीच में बहुत काम किया, 20 साल में खूब काम किया, और 1808 में वो एक थ्योरी लेके आए, और वो मैं बता सकता हूं आपको कि केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसलिए क्योंकि उस थ्योरी के आने के बाद लोगों ने कुछ बोलना स्टार्ट किया। एक्चुअल में लोगों ने कुछ बोलना स्टार्ट किया। आज की डेट में इस थ्योरी का ऑलमोस्ट कुछ भी जितने भी इस थ्योरी में बातें हैं ऑलमोस्ट सब गलत प्रूफ कर दी गई है, सब प्रूफ कर दिया गया कि इस थ्योरी की बातें गलत है। पर फिर भी मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंस इस थ्योरी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार जो बात छेड़ी जाती है वही इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक बात बताइए, हाँ सर अगर गलत है, हाँ सर जिसने पढ़ा हो तो ठीक है, बट हम लोग क्यों पढ़ा, क्या फायदा होगा इससे? क्योंकि अच्छा फिर आप लोग बताइए, आप लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? सर मैं भी यही जानना चाहता, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपनी पीछे की कहानियों को देखकर आगे वो गलतियां ना करें, हम अपनी पीछे की कहानियों से सबक लें। अगर हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लाजी में एक बैटल थी, बैटल ऑफ प्लाजी 1857 मतलब उस टाइम लड़ी गई थी, तो बैटल ऑफ प्लाजी में इंग्लिश जो मतलब ब्रिटिश मैन थे वो जीत गए,
किसके खिलाफ थी बैटल ऑफ प्लासी? हिंदुस्तानी राजाओं के खिलाफ। और एक हिंदुस्तानी राजा ने दूसरे को धोखा दे दिया, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल लिया। अगर आप बैटल ऑफ प्लासी नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कैसे जानेंगे हमारे साथ धोखा भी होता था? हम एकजुट नहीं थे, हमारे में यूनिटी नहीं थी, इसलिए हम हार गए वहां पे। अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम लेसन कैसे लेंगे कि हमें जीवन में यह भी सीखना है कि हम अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है, धोखे भी हो सकते हैं। हमें संभल कर रहना चाहिए हमेशा। तो इसी तरह हम हर सब्जेक्ट में एक बार पीछे की चीजें भी पढ़ते हैं, वो गलत हो सही हो, वो पढ़ते हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि शुरुआत कहां से हुई हमारी और हम कहां पहुंच गए आज की डेट में। आपको फील हो कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो डाल्टन की थ्योरी भले ही आज की डेट में स्टैंड ना करती हो, पर वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने बोला, उसने स्टार्ट की चर्चा, उसने थ्योरी दी, पब्लिश की, तो उसको गलत प्रूफ करने के चक्कर में लोगों ने और काम किया। क्योंकि इंसान की बेसिक टेंडेंसी क्या है? दूसरे का पैर पकड़ के नीचे खींचना, दूसरे को गलत प्रूफ करना। यहां तुमने बोला कैसे कि मैं भोत दूं, मैं ला के दिखाता हूं 95%। नहीं, मेरे बच्चे बढ़िया है, मेरे बच्चे ला सकते हैं। जहां आप लोग ढीले पड़ेंगे वहां मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा। आप लोग एक बार ढीले तो पढ़ के देखिए, वहां मैं फिर बोलता हूं, देखिए। हितेश को मैं अलग से बोलूंगा, रुको। तो डाल्टन ने बोला अपनी थ्योरी में, इसको बोलते हैं डाल्टन्स, क्या बोलते हैं? एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बोला गया कि मैटर इज क्रिएटेड, मैटर समझते हैं ना? मैटर इज क्रिएटेड ऑफ indivisible particles. Matter is created of indivisible particles called atoms. Matter is created of indivisible particles called atoms. डाल्टन ने पहली बात ये बोली गई। डाल्टन की थ्योरी में जो बातें बोली गई उनको बोलते हैं डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। हाँ, ये गलत हो गई भाई, इसकी ऑलमोस्ट सारी बातें गलत हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लें कि इसने बोला क्या। इसकी बातें सारी गलत हो गई। अच्छा, इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। तो डाल्टन का पहला पोस्टुलेट क्या था? मैटर इज क्रिएटेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड। पर फिर कुछ सालों बाद एक महान आदमी आए, जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कुछ ट्यूब लगाई, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि इलेक्ट्रॉन नामक एक चीज, नहीं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आगे पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आएगा ना तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एनोड रे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और एकदम फील लेके देखेंगे क्या हो रहा है एनिमेशन के थ्रू। तो जे थॉमसन साहब आए, ये 1808 की बात है, जब प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ, तो वो तो जे थॉमसन का मॉडल है। जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखिए जे थॉमसन का जिक्र होगा, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। तो जे थॉमसन आए 1895 में और उन्होंने बोला, भाई साहब देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया है, आपकी जो बात है कि मैं जो एटम है वो टूट नहीं सकता, वो बिल्कुल बकवास है। अब डाल्टन क्या बोले उस समय? डाल्टन चुप, कुछ नहीं बोल सकता। तो पहली बात उनकी खारिज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी की थी कि मैटर इज क्रिएटेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, खारिज, खत्म। फिर कुछ साल बाद एक आदमी ने आके न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया, कुछ साल बाद एक आदमी ने आके प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया, पूरी तरह से टूट गया। अच्छा, फिर डाल्टन ने क्या बोला?
कि एक एलिमेंट के सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होंगी। एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं, व्हाट इज एन एलिमेंट? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स, जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। एलिमेंट हमने बोला था ना कि एक ही तरह के एटम्स एक एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सुनिए, आप आगे जानेंगे कि ये बात गलत है। सुनिए, हाँ, एक एलिमेंट के सारे एटम्स की प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि सेम हो। एक आपने अगर शब्द सुना हो आइसोटोप्स आर those substances which are of same element but they have different mass। वो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे पर उनके मास डिफरेंट होंगे। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35 मास नंबर वाला, एक होता है 37 मास नंबर वाला। अब सोचिए, डाल्टन ने ये बोल दिया कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। एक एलिमेंट के सारे एटम की सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। उनमें मास भी आता है प्रॉपर्टीज में, पर मास तो अलग निकल गया आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद। और फिर उन्होंने एक और चीज बोली कि अगर एलिमेंट अलग है तो उनके एटम्स के बीच में प्रॉपर्टी डिफरेंट भी होगी। मान लीजिए ये है एलिमेंट 1 का एटम, ये जो है एलिमेंट 1 का एटम है, ये एलिमेंट 1 का एटम है, और मैं ले लूं एलिमेंट 2 का एटम। उन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट अलग हो जाए, एलिमेंट 1 अलग है, एलिमेंट 2 अलग है, तो इनके जो एटम होंगे जिससे ये बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होंगी। यानी कि इस एटम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इस एटम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, इनका मास अलग है, इनका मास अलग है। पर यह बात भी गलत निकल गई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स पता है क्या होता है? दो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास सेम प्रॉपर्टी निकल गई, पर एलिमेंट क्या थे? अलग अलग। तो डाल्टन की दो बातें और खारिज हो गई। कौन कौन सी बात थी? कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। यह गलत हो गई किसकी डिस्कवरी के बाद? आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद। देख लीजिए एक बार, यह बात किसकी डिस्कवरी के बाद गलत हो गई? आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद। और फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, दोनों के अलग अलग एटम होने चाहिए, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पर आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद यह बात भी गलत प्रूव हो गई कि भाई अलग अलग एलिमेंट्स तो हैं पर उनके मास सेम आ गए। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात उन्होंने कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी बेसिकली, कि कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच 2 or more than 2 एटम्स ऑफ, हाँ, 2 or more than 2 एटम्स, फाइनली एक चीज सही, कि 2 or more than 2 एटम्स कंबाइंड टुगेदर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये एक सही चीज उन्होंने बोली जो आज तक कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, क्या पता आगे। इनसे ज्यादा ज्ञानी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, बात ये, ज्ञान जो पहले अर्जित कर ले, जो पहले सीख ले। भाई आप सोचो, इनके टाइम में तो कुछ नहीं था ना, हमारे टाइम में क्या क्या है, अब कंपेयर नहीं कर सकते ना। इनके टाइम में तो कुछ नहीं था। मस्त है ना। और नॉर्मल स्कूल का प्रिंसिपल, नॉर्मल आदमी। ठीक है, तीसरी बात क्या बोली डाल्टन ने? कि उन्होंने कंपाउंड की डेफिनेशन दे दी कि कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस made up of 2 or more than 2 atoms of different elements combined together in a fixed ratio। कंपाउंड की डेफिनेशन दे दी। चौथी बात क्या बोली? बोलिए चौथी बात। यस, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। मतलब बस एटम इधर से उधर होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। ये भी सही निकल गई। इट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इन्होंने नहीं दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लवॉइजर ने दिया था 1789 में, और उन्होंने बस उसका यूज किया है।
कि आप देखिए ना, आप देखिए कि मान लीजिए कि H2 प्लस O2 CO सॉरी H2O बना रहा है, H2O बना रहा है। अब इनको दिख रहा है कि भाई साहब मैंने 2 ग्राम ये लिया, 2 ग्राम ये लिया, 16 ग्राम ये लिया, तो ये 18 ग्राम बन रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। ठीक है, बढ़िया। तो फिर ये रिएक्शन में हो क्या रहा है बेसिकली? इस रिएक्शन में हो रहा है एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लेवॉइजर दे चुका था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो तो सही बात है। इन्होंने ऐड क्या किया कि फिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। नई चीजें बनाने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ टूटता फूटता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएट होता है। एटम्स जस्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, आपस में रीअरेंज करते हैं। क्या क्या शब्द यूज हो सकते हैं? रीअरेंज या रीऑर्गेनाइज, रीअरेंज या रीऑर्गेनाइज। एटम्स या तो रीअरेंज करते हैं खुद को या तो रीऑर्गेनाइज करते हैं। वो आपस में कुछ इंटर कन्वर्ट नहीं होते, आपस में कुछ टूटते फूटते क्रिएट नहीं करते, ना डिस्ट्रॉय करते हैं, दे जस्ट रीऑर्गेनाइज। ये इसके साथ आ जाता है। अभी तक तो ये O और O साथ में थे, O डबल बॉन्ड O, ये ऐसे साथ में थे ना, अरे यार ऐसे साथ में थे। H और H सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में थे, ये दोनों रीऑर्गेनाइज किए, ये बॉन्ड टूटा और ये ऐसे आ गए। ये होता है H2O का स्ट्रक्चर, ये ऐसे आ गए। तो ये क्या है? बेसिकली एक रीऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं। क्या है ये? रीऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या डाल्टन की चारों बातें हमने सीख ली? डाल्टन ने सबसे पहले क्या बोला? एटम इज मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड क्या बोला डाल्टन ने? कि हाँ, मतलब एक अगर एलिमेंट है तो उसके सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। तीसरी बात क्या बोली? कंपाउंड की डेफिनेशन दे दी कि कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more than 2 atoms of different elements in a fixed ratio। और चौथी बात क्या बोली कि केमिकल रिएक्शन में केवल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पर आगे चल के हम देखेंगे डाल्टन की सारी बातें गलत प्रूव हो गई। पर अब डाल्टन क्या करे? कुछ ना करे, डाल्टन आराम की जिंदगी। तो यहां तक हमने समाप्त कर लिया सब कुछ। अब हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, सब कुछ हम अच्छे से देखेंगे कि होते क्या है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करें।